नहीं। अगर आप आंसर देख लोगे तो फिर आपका स्टैंडर्ड एमएससी का नहीं रह जाएगा, छोटे बच्चों वाला स्टैंडर्ड आपको दिखाई देने लगेगा। जी चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, इसमें से कौन सा लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है? तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ये भी क्रिस्टलोग्राफी का लॉ है। लॉ ऑफ रेशनल इंटरसेप्ट, ये भी क्रिस्टलोग्राफी का लॉ है। लॉ ऑफ कांस्टेंट सिमेट्री, ये भी लॉ है। तो मतलब ये सभी जो हैं वो लॉ माने जाते हैं क्रिस्टलोग्राफी के, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सिंपल से लॉ लिखे ही हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात समझना भी नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग ऑल ऑफ द अबव लगा लेते हैं, ठीक है। कोई चीज़ नहीं अगर कहीं पर क्लियर होगी तो हम आपसे के साथ में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इन इन ऑल क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड द इंटरफेसियल एंगल, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हैं तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनता है, क्यूबिक होगा, और साथ में आपका बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी फेस सेंटर्ड होता है। तो फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड होने के साथ साथ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो कोई भी एंगल अगर आप बनाओगे, चाहे नीचे से बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई भी एंगल बनाओगे चाहे ये बनाओगे, ये सभी आपको जो है वो कितने दिखाई देंगे? 90 डिग्री के दिखाई देंगे। कोई भी, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री में ही जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री में ही जाएगा। और इंटरफेसियल जितने भी एंगल आप देखोगे, सामने वाले ये इंटरफेस वाले देखोगे, ये भी एंगल आपके 90 डिग्री ही जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी मुझे सही लग रहा है, तो बी पर क्लिक कर लेते हैं। जी ठीक है ना, सही चल रहा है मनु? रविकांत यादव, मनु उपाध्याय, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड पकड़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिए। इन्हें एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन ए पाथ लेंथ डिफरेंसेस क्या होना चाहिए? देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल्स, अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से एक तो ये रे आती है और एक ये रे आती है, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, ठीक है, व्हेन द पाथ लेंथ डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट की, एक तो ये चीज़ डबल हो जानी चाहिए। जब ये चीज़ डबल हो जाएगी तो इसका मतलब एक आधी हो जाएगी 1/2 और इंटू 1/2 अगर मैं करता हूं तो ये बन जाती है 1/4, 1/4 बन जाती है। लेकिन ये एक पूर्ण गुणांक संख्या बता रहा है, यानी कि अगर हम ये एक यहाँ से नियर चलेंगे तो ये भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये सही बात आप कह रहे हो रविकांत, कि अगर हम लोग कभी भी बनाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाते हैं तो ये पाथ लेंथ जो होती है ये हमेशा यूनिट में चलती है, और यूनिट का मतलब होल नंबर मल्टीपल है। अगर मैं इसका निकालता हूं तो ये हाफ में चलेगा, ठीक, 1/4। तो 1/4 तो यहाँ होने से रहा मेरे हिसाब से। अगर आप चेक करोगे तो 1/4 अगर नीचे वाले का पूछते तो हम 1/4 निकाल सकते थे, लेकिन 1/4 यहाँ पर नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से हम 1/2 लेंगे, 1/2 लेंगे तो ये 1/4 बनेगा, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, मतलब होल नंबर वैल्यू जाएगी। ठीक है, आपकी बात सही है। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यही राइट आएगा। वो आंसर भी ए ही दिया हुआ है। जी, हम आपको लग रहा होगा कि अनुसार यही बताएंगे आंसर, लेकिन नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या। चलिए ये बताइएगा, एक्सरे गेट डिफ्रैक्टेड बाय ए क्रिस्टल बिकॉज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है उसी मैग्नीट्यूड, उसी वेवलेंथ की होनी चाहिए। वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम वेवलेंथ लिख लें, लेकिन सेम वेवलेंथ तो कोई आंसर है ही नहीं। सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, लेकिन सेम वेवलेंथ तो कोई आंसर है नहीं। ठीक है, द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग होंगे नहीं समझ में आएगा, बाई चांस बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है दिक्कत करे, इसलिए मैं कर रहा हूं, और कोई बात नहीं।
सेम का मतलब सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ही आएगा, बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटीज के लगभग सभी एग्जाम में आ जाता है, तो जरा बताइए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो कौन सा डिफेक्ट है? लाइन है, पॉइंट है, सरफेस है? तो मुझे लगता है ये कौन सा होना चाहिए? पॉइंट डिफेक्ट है। देखिए ये मैंने लिया क्रिस्टल, ये मैंने लिया क्रिस्टल, यूं करके बनाया, तो जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही है। पॉइंट डिफेक्ट ही आंसर इसका है, पॉइंट डिफेक्ट ही आंसर है, बिल्कुल सही दिया जवाब आपने जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन डिफेक्ट? देखो अगर मान लीजिए हमने ये क्रिस्टल लिया, ये क्रिस्टल कोई हमने कंसीडर किया, सपोज कर लेते हैं ये क्रिस्टल हमने कंसीडर किया, तो अगर इस क्रिस्टल से हम लोग यहाँ से एटम एक ऐसे करके निकाल दें, इस सरफेस से निकाल दें पूरे, चाहे इस सरफेस से निकाल दें या इस सरफेस से निकाल दें, पूरी सीरीज जानी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एज एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन, ये एज मतलब किनारे जो आपको दिखाई देते हैं, किनारे जो दिखाई देते हैं। लाइन डिफेक्ट की बात कर रहा है, लाइन डिफेक्ट की बात कर रहा है, शॉर्ट की लाइन डिफेक्ट नहीं है। शॉर्ट की इज ए कौन सा वैकेंसी डिफेक्ट में आता है रविकांत, शॉर्ट की नहीं है, ये नहीं है, ये होगा आंसर, ये नहीं आएगा आंसर। चलिए, which of the following can be said to be within the general conductivity range? जनरल कंडक्टिविटी रेंज इन साइमन पर मीटर ऑफ ए सेमी कंडक्टर। तो मुझे तो 10 पता है वैल्यू, 10, और 10 इसमें ये भी नहीं है, 10 इसमें ये भी नहीं है, 10 इसमें ये भी नहीं है, और 10 की पावर यहाँ पर 1 दिया, तो मतलब ओवरऑल ये 10 यही बचेगा, यही बचेगा 10। 10 की नियरली 10 की रेंज में होता है। ठीक है मनु, सही हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी लोग दीक्षा बताओ, ठीक चल रहा है सब, सही जा रहा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। Which of the following is not true about the enthalpy change for a chemical reaction? Which of the following is not a true about the enthalpy change for a chemical reaction? देखिए इस पेपर में मैंने जो एक खास बात नोट की है वो ये नोट की है कि पेपर में जिस चैप्टर को उठाया है उसी के सब क्वेश्चन लगा दिए हैं। मतलब पेपर जिसने भी सेट किया है, जिसने भी सेट किया है उसने ये काम किया है कि जो चैप्टर उठाया उससे 5 क्वेश्चन उठाए, जो चैप्टर उठाया उससे 3 क्वेश्चन उठाए, जो चैप्टर उठाया उससे 4 क्वेश्चन उठाए। मतलब उसने चैप्टर की लाइन लेंथ, जैसे बच्चे के अगर दिमाग में एकदम ये फीडिंग चल रही यही चैप्टर, तो उसका दिमाग भी बढ़िया से काम कर रहा होगा। Which of the following is not true about the enthalpy change of a chemical reaction? तो enthalpy change जो है वो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है भाई। डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। मनु सही बोल रहा हूं मैं? यही काम तो किया है पेपर वाले ने, मेहनत ज्यादा नहीं की है, जो चैप्टर पकड़ा उसी से 5 चैप्टर उठा के रख दिए, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो समझ में आए जी। बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था 63 जी, 63 बताइए। If the amount of gas is reduced to half its original volume, then specific heat क्या हो जाएगी? Specific heat does not change, depends on the mass. Specific heat does not depend on the mass. तो क्या रखें आंसर? सी रख दें? देख लीजिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। Which of the following will have the highest molar entropy?
मोलर एंट्रोपी तो सबसे ज्यादा गैस में होती है, गैस में होती है ना, और गैस यहाँ पर है नहीं, तो इसी को हम लोग, ये गैस ही फॉर्म में तो है, गैस होती है, तो गैस फॉर्म में यही दिखाई दे रहा है, तो डी ही ऑप्शन लगा लेंगे, डी ही लगा लेंगे ना, ठीक है। चलिए 65वां क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एंट्रोपी। एंट्रोपी से संबंधित आपको एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पर देखिए, जीरो पे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपकी जीरो होती है, ये बात 100% सही नहीं है, 100% नहीं होगी, जीरो पे नहीं होती है। हाँ, गैस लिक्विड सॉलिड, सही कह रही हो दीक्षा। At absolute zero temperature, the entropy of all the perfect crystalline substance is non-zero positive value. Non-zero positive मतलब माइनस में जानी चाहिए, क्या ये गलत है? सही है। रिगार्ड टू एंट्रोपी, जी बोलिए जल्दी से। एब्सोल्यूट जीरो और जीरो में क्या अंतर है? आप डी बता रहे हैं आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट जीरो? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें डिफरेंस क्या है, बताएं। हाँ मनु, देखिए दीक्षा, देखो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है आप लोग 273। अब अच्छा एक चीज बताओ, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 273 केल्विन है, ऐसे जीरो केल्विन हो जाएगा, जीरो केल्विन हो जाएगा, जीरो केल्विन, दिस इज राइट, जीरो केल्विन। और जीरो केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस में चलेंगे, जीरो केल्विन होगा दीक्षा। नहीं तो फिर ये आंसर भी तो सही सेम हो जाएगा ना, ए वाला भी तो सेम हो जाएगा, फिर अगर आपके अकॉर्डिंग चले तो ये भी तो सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा ना फिर। हुँ? चलिए, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, which of the following is correct to indicate that reversible chemical reaction will be spontaneous or in the forward direction? ठीक है, तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, और डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस का मतलब फिर यही हो जाएगा, ठीक है। अजय प्रताप, बाकी लोग भी हमें लगता है कि उन्हें सब शायद क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लाइन पे आए ही नहीं है, सुन रहे हैं ध्यान से हमारी बात को, जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, जवाब मत दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इंडिकेट द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हुज चेंज इज वैल्यू डिपेंड अपॉन इट्स वैल्यू इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है मेरे हिसाब से, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। चलो आंसर मिला लेते हैं। स्टेट फंक्शन ही होनी चाहिए, आंसर क्या ए ही दिया है, ठीक है, ए ही दिया है। दिस इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। जी बताइए,
क्वेश्चन नंबर 68, स्पीड पकड़िए भाई आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर देख के ना टिक कर देना जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो 100% अनरियल जो होता है ना, ये एग्जैक्ट अनरियल वर्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अनरियल नहीं आएगा यहाँ पर। एन irreversible process is that process which does not come back to its initial state। यही आना चाहिए, कैन नॉट ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, ये आना चाहिए, ये वर्ड आना चाहिए। सिक्सटी 69 पे आइए। 69, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज। देखो मनु सही है ना, अगर उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स उठाया है तो नीचे वाला क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का ही है। चेक करिए, जो पेपर, जो एग्जामिनर था ना पेपर सेट करने वाला, उसने पेन नहीं लिया, पेन नहीं लिया है बिल्कुल। तो मैं अच्छा आदमी रहा होगा, सही बात है। दीक्षा को इंसान लगा, मनु को आदमी लगा। दीक्षा को आदमी लगना चाहिए था, मनु को इंसान लगना चाहिए था। द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जस्ट आई एम मीन्स, मैं केवल आपसे मजाक करता हूँ, छोटी सी करता हूँ, आप एकदम परेशान ना होना कहीं गालियां देने लोग उधर से। द मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन एट ए टाइम। बताओ, मॉलिकुलरिटी केवल एक स्टेप पर डिपेंड करती है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द मॉलिकुलरिटी। उसी को हम लोग, जैसे कितने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वही होता है ना, 1 2 3 जो भी है। बताइए, 69 का डी बता रहे हैं, ए आएगा ना। फॉर ए सिंगल स्टेप ऑफ ए रिएक्शन एट ए टाइम, जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 हमने लिया और इसे हमने 2HI बनाया, तो इसका मतलब एक स्टेप में कितने, 1 मोल इसका लिया, 1 मोल इसका लिया, 1 मोल इसका लिया, तो दोनों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग ऑर्डर पता कर लेते हैं और ये जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मॉलिकुलरिटी कहलाती है। तो वही आएगा ना, फॉर ए सिंगल स्टेप फॉर एट ए टाइम। अंकिता यादव, अंकिता बताओ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुसर से जुड़ने पे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, आपको हुआ, दीक्षा को तो नहीं हुआ। दीक्षा ने तो कहा कि सर, फोन करके मुझे बताया कि सर मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, अब मैं जो है परेशान हूँ। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं है। तो अंकिता आप बताओ, ऐसा होता है क्या? आपको कोई इम्प्रूवमेंट, आपको भी नहीं हुआ? आपको भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? देखिए दीक्षा क्या जवाब देती है। हुआ है, चलिए ठीक। अर्चिता शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी गुड, थैंक यू। हमें भी पता है कि दीक्षा को भी हुआ है, बस मैं तो यूं ही आपसे थोड़ा सा आपको जगाने की कोशिश कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ वैलिड वैल्यू जनरली ऑफ द मॉलिकुलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिकुलरिटी इतनी हाई नहीं जा सकती है। मॉलिकुलरिटी, संजय जायसवाल जी वेरी गुड लिख रही। दीक्षा ऐसा कह ही नहीं सकती है, दीक्षा बिल्कुल नहीं कह सकती। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। ठीक है, मॉलिकुलरिटी जो है
वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसके बाद नहीं। उसके बाद फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोगों को मॉलिक्युलरिटी देखनी पड़ती कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, थैंक यू दीक्षा, आपने कम से कम ऐसा बोला तो बस यही मैं सोच रहा था क्या बोलोगी, सोच रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ ट्रू पूछा जा रहा है, यहाँ ट्रू है कि फॉल्स है। कभी कभी नॉट ट्रू लगा देते हैं, नॉट ट्रू लगा देते हैं, ये क्वेश्चन बर्बाद कर देते हैं बच्चों को। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बर्बाद कर देते हैं जल्दीबाजी में। ये आते हुए गलत इसलिए होते हैं क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में गलती हो रही होती है। तो ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बिल्कुल 100% आपका सही है जवाब। ठीक है, टिक कर लेंगे। रेट डिटरमाइनिंग एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी देख लेते हैं, कहाँ दिया? 71 का आंसर नहीं दिख रहा है भाई, ये नीचे। ठीक, शाबाश, ये दिया है, सी ही दिया है। ठीक, डन। चलिए, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो केमिकल काइनेटिक्स अभी खत्म नहीं हुई अंकिता, केमिकल काइनेटिक्स धुआंधार चल रही है। मनु, धुआंधार चल रही है एकदम। केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो कितने क्वेश्चन दिए, गिनो दीक्षा, देखो गिनो कितने क्वेश्चन उठा दिए इन्होंने यहाँ से। नंबर वन एक क्वेश्चन 69, एक, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद आप चौथा आप कर रहे हैं, चौथा। चार क्वेश्चन यहाँ तक हुए हैं, चार क्वेश्चन यहाँ तक हुए, पांचवा नीचे लगा हुआ है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल जनरली नेवर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा आखिरकार होता है। स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन की रेट को मतलब जो है वो बढ़ा देगा, है ना। डिक्रीज इन द वैल्यू, घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की, रेट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, रेट बढ़ेगा। और रेट बढ़े में फिर यही लाएंगे ना, स्पीड का मतलब रेट की ही बात कर रहा है। डी ट्रिपल एस बी इससे थोड़ा सा नीता स्ट्रांग होगा। डी ट्रिपल एस बी यूपी पीजीटी से थोड़ा वेरिएशन ज्यादा नहीं लाता है। यूपी पीजीटी थोड़ा डायरेक्ट पूछता है और डी ट्रिपल एस बी थोड़ा क्वेश्चन को एनवीएस और केवीएस के पैटर्न को डी ट्रिपल एस बी फॉलो करता है, एनवीएस और केवीएस के पैटर्न को। ठीक है, कर दें टिक। एनबीएस और केबीएस के पैटर्न को डी ट्रिपल एस बी फॉलो करता है, ये मान लीजिए आप। लगभग वही रहता है, कुछ चेंज हटा करके वही रहता है। हाँ, एक तो बहुत तेजी से भाग गया ऊपर पन्ना जी। 73 बताइए, 73 अजय। ये तो आप क्लास 12th में बच्चों को पढ़ा के ही आए होंगे। क्लास 12th में बच्चों को पढ़ा के इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी पढ़ाया होगा। 74 बताइए। जनरल फार्मूला फॉर द हाफ लाइफ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर सही से पढ़ लिया होता तो झारखंड में एकदम झाड़ दिया होता जा करके। बोले बताओ ऐसे क्वेश्चन दोगे, ऐसे क्वेश्चन दोगे? झारखंड का पेपर है ये, शायद जहां तक मुझे याद आ पा रहा है झारखंड का ही है पेपर ये स्कूल। ऐसा पेपर मिल जाता तो रबड़ी की तरह लगा के मक्खन लगा खा जाते एकदम से। यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर एक्चुअली में वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों चीजें मिलती हैं, है ना। अगर 3 कंपोनेंट सिस्टम है तो 3 ही मिलेंगे, 2 है तो 2, मतलब ऐसे ये वाला जो पॉइंट होता है यूटैक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ऐसे करके अगर कोई भी सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है तो मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड नहीं है, हाँ, जहां पर तीनों चीजें मिले और तीनों स्टेट एग्जिस्ट भी कर जाए, वहीं से वेरिएशन आए। पी ही आएगा ना। मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स विद अ लार्ज विद अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दोज ऑफ आइदर कंपोनेंट। हाँ, मतलब जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात ये करें, तीनों पॉइंट जहां पर मिलाए, मान लीजिए पानी था, इस तरीके से हमने ये पॉइंट लिया तो यहाँ पर लिक्विड फेज भी है, बाय वेपर भी आए और
लिक्विड, वेपर और सॉलिड, ये तीनों फेज जहां पर एग्जिस्ट करती हैं उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और जहां पर दोनों के फेजों के वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसे बोलें कि तीनों चीजें एग्जिस्ट करने लगे, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट का नाम दे देते हैं जी। गलना शुरू हो जाए। 76 वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये मैंने पढ़ाया है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की वीडियो देखिएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की वीडियो देखिएगा, जो पढ़ाया है वही आया था, वही आया था क्वेश्चन। नॉन एक्वस की वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, आज की वीडियो नहीं है, वीडियो पहले की है, आपको पता लग जाएगा। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड और लिक्विड अमोनिया, ये सभी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में गिने जाते हैं। ऑल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रहे ना रहे। संजय आज आए हुए हैं, संजय मोस्ट वेलकम, आपका इस बैच में स्वागत है, अभिनंदन करता हूं कि आपने कम से कम रिटर्न ली अपने। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। नॉट करेक्ट है, ध्यान देना, नॉट करेक्ट अबाउट द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम ही करता है, बर्च रिडक्शन में भी काम आता है। और इट ग्रेजुअली लिबरेट हाइड्रोजन तो करता ही है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इससे मैच कर जाएगा ये। इट गिव्स द ब्लू सोल्यूशन बाय डाइल्यूट, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। यही गलत हो गया स्टेटमेंट जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए 78 पे, थोड़ी स्पीड मेंटेन कर लीजिए, काम हो जाएगा जल्दी, आज जल्दी आपका भला कर दूंगा जी। चलिए बताइए, विच स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर एंड सुपर क्रिटिकल वाटर इज ट्रू। देखो सुपर क्रिटिकल वाटर जो होता है वो नॉन एक्वस हो जाता है, नॉन एक्वस हो जाता है, बाकी आप आंसर ढूंढिए। सही है, 78 का जवाब दीजिए, 78 वाले का जवाब दीजिए, 78 वाले का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, नॉन एक्वस का मतलब हुआ जब एक्वस होगा ही नहीं तो पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, पोलैरिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलिए pH of which of the following solution is not affected by dilution। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये सॉल्ट ऑफ क्या है, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, तो पीएच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये आपका ये भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब क्या हुआ, बफर हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, तो सभी हो जाएंगे, ऑल जवाब हो जाना चाहिए, बिल्कुल राइट, 100% श्योर।
क्वेश्चन नंबर 80, इसका जवाब भी नहीं दिख रहा इसलिए दिखाऊंगा भी नहीं, जवाब दीजिए। फोटो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। रिएक्शन विच प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी लाइट, यूवी लाइट से भी फोटोन का कोई मतलब नहीं है। अल्ट्रावायलेट, फोटॉन्स की स्टडी या इलेक्ट्रॉन्स की जाती है, बताओ भाई। आंसर इसका नहीं दिखाऊंगा। फोटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना, फोटॉन्स की जाती है। चलो देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। देखो सी, जी शुक्रिया, फोटॉन्स की जाती है। चलो खैर, अब आपको मैं बताता हूँ, सुनिए चौधरी जी, सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ, जब तक आप ये वाला देखो। आपने याद होगा, पढ़ा होगा, जब हम लोग मेटल की सरफेस पर, जब हम लोग मेटल की सरफेस पर लाइट डालते हैं, लाइट डालते हैं, ठीक है राजेश, ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। लाइट डालते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। समझिए पहले बात को। अब जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए तो इस वजह से हुए क्योंकि हमने ये जो लाइट डाली, इस लाइट को एब्जॉर्प्शन किया, और एब्जॉर्प्शन विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशंस का है, और विजिबल रेडिएशंस का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आंसर लिया अल्ट्रावायलेट रीजन, और अल्ट्रावायलेट किसका होता है, अल्ट्रावायलेट जो है विजिबल के पास का ही रीजन माना जाता है, इसीलिए इन्होंने इसके आंसर को आगे कंटिन्यू किया है, समझ गए। फोटोन की स्टडी नहीं होती है इसमें, ये बात ध्यान दीजिए, फोटोन की स्टडी नहीं होती है, फोटोन का जनरेशन की स्टडी होती है, फोटोन के जनरेशन की। संजय ने आंसर सही दिया था, मैंने देखा था, सी दिया था। 81 बताइएगा। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शंस एनर्जीज एब्जॉर्ब फ्रॉम द लाइट, देखो वही बात आई यहाँ पर, एनर्जीज एब्जॉर्ब फ्रॉम द लाइट, चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर तो नहीं होती, गिवन आउट लाइट निकलती भी नहीं है, और नाइदर एब्जॉर्ब नॉर गिवन आउट, ये भी गलत। तो वही आप बात आ गई जो यहाँ पर हमने अभी बात आपको एक्सप्लेन की, उसी चीज को इन्होंने अपने ढंग से दिखाया है, ठीक है। दूसरी बात आइए, अब देखो ये वाला आपको फोटो केमिस्ट्री सिलेबस में है ना, फोटो केमिस्ट्री सिलेबस में है। अब फोटो केमिस्ट्री से सभी क्वेश्चन उठा रहे हैं लगातार, तो अपने दिमाग में फोटो केमिस्ट्री सेट कर लो। photochemical reactions, the absorption of light takes place, primary process, secondary process, both primary and secondary process, पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद आगे प्रोसीड करती है रिएक्शन। तो ए लगा दिया जाए, ठीक है, सही है। 83 पे आ जाइए, 83 पे आ जाइए जी। अंकिता यादव जल्दी करिए, पूरे क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाइए, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी आपको पता होनी चाहिए कि ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज कोई भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, नहीं नहीं बी लगाइए। फोटोकेमिकल की बात कर रहा है संजय, फोटोकेमिकल की बात कर रहा है, नाइदर ओनली रिएक्शन की बात कर रहा है, केबल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। अगर केबल रिएक्शन होता संजय तब लगाते आप नेगेटिव, तब नेगेटिव लगाते, ओनली रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस की बात नहीं चल रही है यहाँ पर।
देखो कितना भला मानुस है। आहा, आई लव यू बोलना चाहिए इसे तो, मेरे प्यारे रसगुल्ले। In photochemical reaction, one molecule is activated by absorption of one quantum of the radiation. This is called, बहुत ही दमदार आदमी था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी इसी तरीके से आया था, यूपी पीजीटी में भी आया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके आया था, थोड़ा सा घुमा करके आया था। What is the difference between fluorescence and phosphorescence? एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, हमारी झारखंड की वीडियोस देखिएगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मिल जाएगा आपको। जी बताइए। फ्लोरिसेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाता है, फॉस्फोरेसेंस में जो है वो, हाँ लैम्बर्ट बियर लॉ आया था, हाँ वो भी आया था, स्टार्क आइंस्टीन भी लॉ आया था यार, लैम्बर्ट बियर तो आया ही था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ पर देखिए आप ध्यान से पेपर, मुझे याद है स्टार्क आइंस्टीन आया था। बताइए जल्दी से। चलो बोर्ड आइंस्टीन वाला आया था। चलो ठीक है भाई, मान ली बात आपकी, ठीक भैया मान ली। फ्लोरिसेंस इज ए रिजल्ट, आपने मनु बताया, फ्लोरिसेंस इज ए रिजल्ट ऑफ, प्रदीप्त उत्तेजना का परिणाम है जिसमें बाद में मूल अवस्था में हिंदी में विश्रांति होती, जबकि फास्फोरस में मेटा स्टेबल, फास्फोरिसेंस में मेटा स्टेबल अवस्था शामिल होती है। ठीक है, बताओगे मनु, इसकी इंग्लिश में समझाओगे मुझे कि फ्लो ऑफ एक्साइटेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, ठीक है, टू द ग्राउंड स्टेट, खट से नीचे आ गया, जबकि फास्फोरेसेंस में बीच की कंडीशन, बाद में भी चमकता रहे, बाद में भी चमकता रहे, जैसे रात्रि में जो घड़ी चमकती रहती है, फास्फोरिसेंस, और जो रोड पर लाइट चमकती वो फ्लोरिसेंस, यही है ना। 86, which of the following process can be responsible for the degradation of molecule under the light exposure? थैंक यू दीक्षा मैया, दीक्षा मैया की जय हो, आपने बता दिया। Which of the following process can be responsible for the degradation of the molecule under the light exposure? तो आपको पता होना चाहिए, फोटोकेमिकल, अरे ये तुमने क्या कर दिया दीक्षा, जुगनू का प्रोसेस ही अलग है, वो हार्मोनल चेंज है, दैट इज प्रोटीनस चेंज, वो फास्फोरिसेंस फ्लोरिसेंस नहीं है, वो इल्यूमिनेशन है, वो इल्यूमिनेशन है, वो हार्मोनल चेंज, प्रोटीन उसमें जो है वो चेंज होती है, वो लाइट उससे उससे तुमने कहाँ जोड़ दिया, जुगनू अलग मामला है, फेरोमोन्स हार्मोन्स पढ़ा होगा आपने, अलग चीज है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, आपने जवाब नहीं दिया, फोटोकेमिकल प्रोसेस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अंडर द लाइट एक्सपोजर, इतना ही देख लोगे तो काम चल जाएगा। ल्यूसिन प्रोटीन्स सही है, याद मनु को बहुत याद है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट आया, अब देखो उस पे आ गए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक पे आ गए हैं, वो अरे यार इंसान, तुम्हें तो ऐसा लगता है घर में बिठालना चाहिए था, इन्हें पाल लो, अगर ये खाना नहीं खाते होते तो हम इन्हें पाल ले होते और इनसे क्वेश्चन बनवाते।
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एल्डिहाइड बनता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इपॉक्साइड नहीं बनेगा। ऑर्गेनोलिथियम है ना, CH3Li ले लो, कुछ भी ले लो, तुम Mg लगा रही हो ना, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट। उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट में भी रिगार्डिंग द मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट में बी मेड बाई, रिएजेंट में बी मेड बाई रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद आर। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराएं, एल्काइल हैलाइड से कराएं ना। RX प्लस Mg ले लें, RX प्लस Mg ले लें और बना दें इसे, तो RMgX हो गया। तो इथाइल आयोडाइड ही दिख रहा है यहीं पर मुझे आंसर केवल, इथाइल आयोडाइड ही दिख रहा है मुझे आंसर केवल। चलिए 89 पे आइए। Which of the following is the best choice of the solvent for the formation of phenyl magnesium bromide? हा, love you question है। phenyl magnesium bromide, which of the following is the best choice of the solvent for the formation of phenyl magnesium bromide by reaction of the bromobenzene and magnesium? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। इस क्वेश्चन को नोट करो खट से कहीं पर। C6H5 MgBr बनाने के लिए हम लोग C6H5Br लगाएंगे और साथ में मैग्नीशियम, ये बनाना है रिएजेंट। यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे? बहुत सुंदर, ऑप्शन देख लो फटाफट, बताओ। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, ईथर, इनमें से एक। हमें पता है अभी अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो यूज करते थे वही तो होगा, वही तो होगा ना, ईथर ही तो यूज करते हैं संजय, ईथर तो ही यूज करते हैं। बताओ यार, बोलो भाई यार, कम से कम एक बार तो बहुत दिनों बाद आयो, बोल दो यार। नाइनटीन्थ, 90th, 19th नहीं 90th। मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एल्केन बनाता है, एल्केन बनाएगा ना, एल्केन बनाएगा। मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एल्केन। नाइन्टी का जवाब आपने बी दिया है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। 91 का जवाब दीजिए, अब आप लोग जवाब दीजिए, मैं बैठा हूँ। 91 का ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज हा, कितना बढ़िया, रिफॉर्मेट्स, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन ही के नाम से जाना जाता है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के नाम से ही जाना जाता है। (92) विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग द पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड तो है ही नहीं यहाँ पर। अमीनो एसिड तो नहीं देता, प्रोटीन नहीं देता, मोनोसेक्राइड है तो यार कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है, हमने ध्यान कार्बोहाइड्रेट पे गया। अब देखो ये गलती हो सकती थी यहाँ पर, ये गलती हो सकती थी मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, रसगुल्लियों। चलो 93 पे आ जाओ। 93 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अरे यार पेन जरा सा छू जाता है, रसगुल्ला बन जाता है पूरा, भाग जाता है एकदम से। ये क्या हो गया, हाथ लग गया स्क्रीन पर, स्क्रीन पर हाथ लग गया तो लाइनें खिंच गई।
जी 93 वाला बताइए। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सेलुलोज, सेलुलोज को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है, डी ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज नहीं बनेगा, राइबोज नहीं बनेगा, एल तो नहीं बनता है, डी ही बनेगा। ठीक है, सही है आंसर, एक्यूरेट है। रेफिनोज डाइसैकेराइड है या ट्राइसैकेराइड है? मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे करके याद होगा, कार्बोहाइड्रेट लिखा मैंने, यहाँ पर ऐसे करके 2-3 बनाता था मैं, मोनोसैकेराइड लिखता था, यहाँ पर ऑलिगोसैकेराइड लिखता था, यहाँ पर पॉलीसैकेराइड लिखता था। और मोनोसैकेराइड में यहाँ एग्जाम्पल फ्रक्टोज ग्लूकोज का मैं दिया करता था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में सुक्रोज, यानी कि अगर डाई है तो सुक्रोज देता था, ट्राई है तो रेफिनोज देता था, है ना, रेफिनोज। उसके बाद स्टैकियोज का एग्जाम्पल मैंने दिया होगा, और यहाँ पर पॉलीसैकेराइड में मैं सेलुलोज का एग्जाम्पल दिया करता था, आपको याद होना चाहिए। रेफिनोज में एग्जाम्पल देता था मैं, याद करो, मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको, याद दिला रहा हूँ। यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज में देता था एग्जाम्पल, ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहाँ डाइसैकेराइड में सुक्रोज, यहाँ ट्राइसैकेराइड में आपको रेफिनोज, यहाँ देता था स्टैकियोज, और पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज। दीक्षा बताओ, दीक्षा मैया बोलो, चौधरी जी बताएं, आप भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, यही मैंने पढ़ाया होगा। एक बार हाँ तो बोल दिया करो यार, मेरा भी दिल में थोड़ी गुदगुदी हो जाती है यार, मैं भी कुछ कर लेता। हाँ चंद्र प्रकाश चौधरी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? हेलो, धोखे से लग जा रहा है, लग रहा, हाथ लग जा रहा है धोखे से। जी, all of the following are the common monosaccharide except ग्लूकोज फ्रक्टोज, राइबोज तो अलग ही हो गया। ऑल ऑफ द कॉमन मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट माल्टोज, माल्टोज तो डाइसैकेराइड है, ये डाई में आता है ना। ऑल ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉमन मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट मोनो, ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ, माल्टोज तो डाइसैकेराइड है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, हो गया। 96 पे आ जाइए, 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रक्टोज? फ्रक्टोज रिडक्शन पर सार्बिटॉल देता है, देता है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, ये देखो C6H12O6 होना चाहिए। डी होगा ना आंसर, देखो भाई, डी होगा ना आंसर। चलो ठीक, 97 पे आइए। सुक्रोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और साथ में बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ढूंढिए आंसर। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये होगा। ठीक है, 98। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर, इसलिए यहाँ फ्री नहीं है कोई भी ग्रुप।
कौन सी लिंकेज होती है इसमें? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। 98 वाले का जवाब दीजिए। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। लीजिए मैंने आपके सामने सब कुछ रख दिया है, चारों हैं। जी बताइए, 98 वाला बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये मैं लेता हूँ इस तरीके से, ये वाला लेता था मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, आप दिमाग लगाइए। और यहीं से हम ओ लेते थे और यहीं से हम बनाते थे, ऐसे करके खींच लेते थे, फिर यहीं से पेंटागन बनाते थे ऐसे। याद करिए, तो ये कार्बन नंबर 1 होता था और इसी का ये कार्बन नंबर, देखिए ध्यान से, यहीं से जुड़ता था ना, ये वाला CH2 यहाँ हो जाता था CH2। तो इस तरीके से ये CH2OH होता था, उसी का वाटर निकल जाता, तो ये वाला कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर इसका 2 होता था। तो इसका मतलब हुआ ग्लाइकोसाइड लिंकेज हो गई बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और बीटा। हाँ बिल्कुल सही, यही आएगा जवाब। डी आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, डी ही होगा जवाब, जवाब डी ही होगा। दीक्षा रानी 98 का डी ही जवाब होगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा डी फ्रक्टोज। मैंने आपको बताया, देखो फ्रक्टोज का बीटा डी फ्रक्टोज में यही तो बनाते थे हम लोग, ऊपर CH2OH बनाते थे ना, तो यहीं से तो निकाल देते थे वाटर। जवाब 98 का आप दीक्षा तीसरा क्यों दे रही हो? इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बन गया है। यहाँ पर मैं, मुझे लग रहा है ये ऐसे करके, रुक जाइए, ये CH2OH यहाँ बनाते थे, OH यहाँ बना करके हम लोग ऐसे करके वाटर निकालते थे, ये चीज़ थी, सॉरी ये चीज़ थी। OH, ये CH2OH नीचे, जायसवाल देखो दिमाग स्लिप कर गया, CH2OH यहाँ और OH यहाँ बनाते थे, तो यहाँ से हम लोग वाटर ऐसे करके निकालते थे, यहाँ पर O और यहाँ पर H, ये था। इसीलिए मैं रुका था 2 मिनट के लिए, बस दिमाग लगा रहा था जी। 99 में, 99 में आइए। 99, which of the following gives positive Fehling test? Which of the following give positive Fehling test? तो ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री होता है, यही टॉलेंस के साथ में और फेहलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ में, इसके साथ ब्रिक रेड और इसके साथ में ग्रे कलर, या फिर बोलते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। ठीक, डन, बहुत सुंदर, शाबाश। 100 पे आइए। Which of the following statement is not true about the glucose? ये एल्डोहेक्सोज है, ये एनहेक्सेन बनाता है, ये DNP टेस्ट नहीं देता है, और कह रहे हैं नॉट ट्रू। ये तो सब ट्रू हो गए, तो एक ही बचा, इट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, यही नहीं होगा, बचा ही एक है। संजय, एक 101 पे आइए। 101, इवोनाइट की छड़ जो होती है वो एक टाइप का बल्कनाइज्ड रबर होती है, बल्कनाइज्ड रबर होती है। तो यहाँ हाईली वल्कनाइज्ड रबर एक ही बात है। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड? कितना अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। बताइए, 102 वाले का जवाब बताइए।
मैग्नीशियम डिपॉजिट बताया आपको, तो ट्रांजिशन हार्ड सब लोग बी बता, सभी लोग बी बता रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं बता रहे हैं हार्ड एसिड को है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये है। साइज छोटा हार्ड, साइज बड़ा सॉफ्ट, तो वो तो हार्ड एसिड पूछ रहा है, सॉफ्ट कहाँ पूछ रहा है, दिमाग लगाइए। बाकी सब बॉर्डर लाइन है, अब आए ना सही लाइन। देखो इन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं, ये बॉर्डर लाइन, देखो यही इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग, ये बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये हम यहाँ पर इसे कॉपर डाई पॉजिटिव पर बॉर्डर लाइन लिख देते हैं, समझ में आया। और आपका मरकरी जो डाई पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं आप, ये मरकरी जो डाई पॉजिटिव होता है ये आपका किस में चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से भी बॉर्डर लाइन में चला जाएगा, बॉर्डर लाइन में जाएगा जी। और जिंक डाई पॉजिटिव ये भी आपका बॉर्डर लाइन में जाएगा, तो ये Mg डाई पॉजिटिव हमारा बचा। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 103 वाला बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट एसिड, पता है हम यहाँ पर HF, Cl, HR, होता है, फ्रीजिंग होता है एसिडिक का, एसिडिक का हो गया। अब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा HNO3 का, ऑक्सीडाइज लिंक्ड है दोनों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द हार्डेस्ट होना है, हार्डेस्ट लुईस एसिड। अच्छा H3PO3O, हमने H3 4, आपने हार्डेस्ट एसिड 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड द हार्डेस्ट हो, डिस्टर्ब कर रहा है। देखो हिंदी अलग जा रही है, हिंदी अलग जा रही है, अनुसार निम्नलिखित कौन सा सबसे कठोर, यहाँ पर हमें लग रहा है कठोर मतलब स्ट्रॉन्ग से पूछ रहा है। वैसे तो हार्डवेयर H2SO4 होता है, वैसे आपको बताऊं यहाँ पर बात, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या?
नहीं सर, डबल सॉल्ट नहीं। देखो एक चीज आपको बताएं, अगर ये आपको याद हो तो हार्ड बेस जो है, हार्ड बेस में अगर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए SO4 डाई नेगेटिव, याद आया, Cl नेगेटिव है ना, ClO4 नेगेटिव, ये सब आते हैं। चलो अब देखो, अब सही आ रही है आवाज, हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते दिमाग, तो मुझे लग रहा है इसमें भाई Cl नेगेटिव भी नहीं है, ClO4 नेगेटिव भी नहीं है, ठीक, और NO2 नेगेटिव तो होता है, NO2 नेगेटिव होता है, तो NO2 नेगेटिव तो यहाँ मिल रहा है। NO3 नेगेटिव होना चाहिए, तो वो NO2 है, ठीक, ये भी नहीं, तो फिर यही होगा, H2SO4 ही होगा, ठीक है, परेशान ना होइए, H2SO4 ही है। एक आध क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, देखेंगे। 105 वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट? डोलोमाइट एक डबल सॉल्ट होता है, डोलोमाइट। डबल सॉल्ट है ना डोलोमाइट। प्रीति वर्मा, डोलोमाइट का फार्मूला बताओ, डोलोमाइट का फार्मूला बताओ प्रीति, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डोलोमाइट? जी, CaCO3 प्लस MgCO3, इन दोनों को अगर मिला दे तो बन जाता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इसके बाद 106 पर आ जाइए, 106 पर आ जाइए। Which of the following molecules has the largest electronegativity difference? तो मुझे तो यही HF दिखाई दे रहा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, दोनों में डिफरेंस है ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 107, a base is a proton acceptor according to Lewis na, a base is a make available to share a pair of electron, ये C होगा, 107 का C होगा, क्योंकि भाई अमोनिया लुइस बेस है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है। ठीक है, उसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ड एसिड? अभी आपने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 108। भाई जितने भी हार्ड एसिड थे वो आपने देखा था ना, कि Mg डाई पॉजिटिव, आपने बताया Ca डाई पॉजिटिव, ये वाले सब बताए थे, Li डाई पॉजिटिव, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो ऑटोमेटिकली कम होगी ना। एक 109, होमोलिटिक क्लीवेज से रेडिकल्स बनते हैं, ये वाला तोड़ दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, ऐसे करके फ्री रेडिकल बन जाते हैं, हाँ ठीक है। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज, जितने भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक
The molecules such as aluminum chloride on hydrogen fluoride tend to react. The molecules such as एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी ये. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, नाइस. 112 देखो. वाटर मॉलिक्यूल विच कैन रिएक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है. वाटर इज मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये H पॉजिटिव देता भी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, देखो HOH. ऑप्शन और भी देख लो, ये H एक्सेप्ट भी कर सकता है ना. अगर इसे H मिलेगा तो ये HOH और H पॉजिटिव भी बना लेगा, और ये H लूज करके OH नेगेटिव भी बना देता है. तो ऑप्शन देखें, दोनों हैं. ठीक है, आइदर एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. ठीक, दोनों की तरह काम करेगा ना. दोनों देखो, मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर चेक करिए, ये OH नेगेटिव भी दे रहा है और ये H3O पॉजिटिव भी दे रहा है, ले भी रहा है H और दे भी रहा है. सही है ना बात? दिस आंसर इज राइट ना. न्यूट्रल माना जाता है ना, एम्फोटेरिक न बोल करके न्यूट्रल बोलिए तो ज्यादा बढ़िया है. न्यूट्रल बोलिए तो ज्यादा बढ़िया. माइक पे क्लिक ना करिए, बार बार गड़बड़ा रहा है, आवाज आ रही है. 113 सिंपलेस्ट कार्बिन तो आपने पढ़ा है, ये होती है ना सिंपलेस्ट कार्बिन. ठीक, बिल्कुल 100%. इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स द कर्टियस रीअरेंजमेंट. देखो पूछ लिया गया, कर्टियस में आपको नाइट्रीन पढ़ाया था मैंने, कर्टियस में नाइट्रीन पढ़ाया था मैंने आपको. अब रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है. ऐसा एग्जामिनर धन्य होगा, भगवान इसको जो है सदा सद्बुद्धि देगा. विलियमसन सिंथेसिस ईथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल माना जाता है. कार्ब एनाइन इज ए केमिकल स्पेसीज विच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. भाई अगर मान लीजिए कार्बिन है, ये कार्बेनाइन है, तो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया ना. बताइए साहब, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं. ये काट दो, ये काट दो, ऊपर वाले में से जवाब दो. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तभी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसके अंदर, तभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है. हाँ बोलो यार एक बार. एक 117 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. एसीटोन शो करेगा, करेगा ना. बेंजोफिनोन ओनली, नॉट बोथ बेंजल्डिहाइड बेंजोफिनोन ओनली. तो ये भी तो गलत के, दोनों आएगा ना, बोथ ये, और इसका मतलब यही फिर डी बनेगा आंसर. भाई बेंजोफिनोन में CH3 ग्रुप है ही नहीं. कहीं पर CH2 भी होता तब भी हम समझ लेते, लेकिन नहीं है. बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन है, एसिटोफिनोन नहीं है संजय. C6H5 है दोनों जगह, इसीलिए गड़बड़ कर रहा है. C6H5 है दोनों जगह, बेंजोफिनोन और उसके बाद एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन तो शो कर देता ना, अगर एसिटोफिनोन होता तो शो करता. हाँ और ना, अगर एसिटोफिनोन होता तो शो करता या नहीं.
करता ना। जी, which of the following is correct formula used to calculate the number of geometrical isomers? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम लोग 2 की पावर n लगाते थे, 2 की पावर n लगाते थे यहाँ पर, और फिर इसमें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकल कर लेते। तो देखो यही है आंसर। The rate of change of specific rotation with respect to wavelength, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हुआ, और मतलब रोटेशन, तो स्पेक्ट्रो नहीं होगा, क्रिस्टलो नहीं होगा, सर्कुलर नहीं, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन। एक 119, लास्ट 120 बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इथेन कन्फर्मेशन इज द लीस्ट स्टेबल? सबसे कम कौन होगा? ये वाला सबसे कम होता है ना, ये हुआ, इसके बाद इसे ऊपर से ले लो, इसके बाद ये ले लो, ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई ना। इक्लिप्स होती है ना सबसे ज्यादा, सबसे कम जो स्टेबल होती है वो इक्लिप्स फॉर्म ही होती है। एक 121 वाले का जवाब दीजिए। If two identical groups are on the same side of the double bond, the isomer cis कहलाएगा, cis कहलाएगा। Which of the following statement is false about the cis trans isomerism? ट्रांस आइसोमरिज्म मोर पोलर, नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत है ये, फॉल्स। द ट्रांस आइसोमर हैज द लार्ज बॉइलिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग कहाँ होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। सब फॉल्स है क्या? cis isomers has the high melting point, इसका लो होना चाहिए, ऑल आ जाएगा, ठीक है। मोर पोलर कहाँ होगा ट्रांस आइसोमर? भाई ट्रांस आइसोमर में तो पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है ना, पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, सिस का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम आता है, लो आता है यहाँ पर। सभी गलत हो गए। मीजो कंपाउंड में जो होता है वो कायरल कार्बन तो होगा, ठीक है, लेकिन एक फेज दूसरे फेज को क्या करके रोटेशन को रोकती है। तो मीजो कंपाउंड्स कंटेन बोथ मल्टीपल कायरल कार्बन सेंटर, सही है, बिल्कुल है। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री तो होती है। नो स्टीरियो सेंटर भी होता है, लेकिन बोथ मल्टीपल कायरल का यही एग्जैक्ट है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है। इनमें वेरिएशन आ सकता है। 124, which of the following compound does not exhibit geometrical isomerism? ज्योमेट्रिकल, तो अगर हम ये बात करें CH3CH
डबल बॉन्ड CH, तो दोनों हाइड्रोजन लग गए ना। ठीक, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन होगा। ठीक, EAA, इथाइल एसिटो एसीटेट, इथाइल एसिटो एसीटेट, यही होगा। मेलोनिक एस्टर, डाईइथाइल प्रोपियोनेट, डाईइथाइल प्रोपियोनेट, यही है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर इज फाउंड टू बी, ज्यादा इवोपरेट होती है। ज्यादा इवोपरेट का मतलब है कीटो फॉर्म से ज्यादा होती है, मतलब मोर वोलेटाइल। ठीक, alkylated acetoacetic ester heated with, alkylated acetoacetic NaOH followed by acidification yield, तो यहाँ पर तो कंसंट्रेटेड आना चाहिए, और NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। हाँ ठीक है यशकुल, बताओ, वेरी गुड, यही आएगा ना आंसर, बी। हाँ बी दिया, ठीक। आंसर अपना गलती हो जाएगी सुधार लेंगे, लेकिन आंसर ना देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आंसर मत देखिए आप। एसिटोएस्टिक एस्टर इज ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड, रेड कलर, red color is produced which is characteristic of the compound containing enolic form, enolic group, और ऑप्शन देख लें, वही आएगा, इनोलिक ग्रुप ही आएगा, बी ही है, सही है, रेडिस वायलेट इनोलिक ही आएगा। 131 पे आइए। एलिन इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है ये वाला, एलिन को हम लोग प्रोपाडाइन भी बोलते हैं ना, एलिन को प्रोपाडाइन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, एलिन को हम लोग प्रोपाडाइन भी बोलते हैं। जी, the hydrocarbon in which all the carbon atoms are linked together by single covalent bond alkane कहलाता है, एल्केन कहलाएगा। इसके बाद चलिए C3H4, C3H4 तो CnH2n-2, C3H के 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, ठीक, ये आपका प्रोपाइन आ जाएगा, प्रोपाइन। एक 134, द IUPAC नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन, ना, गलत है। एक 134 बताइए, प्रोपेन तो है ही वो, कॉमन नेम भी वही है इसका,
और आईयूपीएसी भी यही है, ये दोनों यही है ना, इसके कॉमन आईयूपीएसी दोनों है, कॉमन भी यही है और आईयूपैक भी वही है, सी होगा। डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन, ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है ना BH3 की, अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, याद आया आपको CH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद करिए CH डबल बॉन्ड, इससे जब कराते हैं 3 स्टेप चलता है तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, फिर उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते थे तो अल्कोहल बन जाता था 1 डिग्री का, याद आ रहा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद करिए। 136 पे आइए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म डू एल्केन्स एग्जिबिट? एल्केन चेन भी शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं करेंगे, ऑप्टिकल नहीं करेंगे, चेन ही करेंगे। Which of the following is not a principle of aromatic compound? एरोमेटिक कंपाउंड में प्रिंसिपल नहीं है, तो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाती है। हकल रूल को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक, ये भी सही है। ओवरलैप, ईच कार्बन एटम मस्ट नॉट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यही है। नॉट लगा, ध्यान देना, हाइब्रिडाइज्ड होगा। निम्नलिखित में ये हो गया। व्हेन हीटेड विद एन अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्कीन। एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। बीटा एलिमिनेशन है ना, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाँ और ना, बीटा एलिमिनेशन हाँ और ना। When alcohol is heated with presence of concentrated H2SO4 molecule eliminate and alkene form, ये आएगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 ही लेना पड़ता है। लेकिन आंसर में फॉस्फोरिक भी चल सकता है, यहाँ फॉस्फोरिक दिया है, आंसर सी दिया है, गलत हो गया। फॉस्फोरिक भी यूज कर सकते हैं, नहीं, ध्यान, ये हमारे दिमाग से स्लिप किया क्वेश्चन, ये गलती मेरी है। दोनों है, फॉस्फोरिक और सल दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बोथ आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज माय फॉल्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद कर ली, जल्दीबाजी में गलत हो सकता है, जैसे हमसे भी फॉल्ट हुआ। 140 इथीन, प्रोपीन एंड वेरियस ब्यूटीन आर, क्या है? गैस है रूम टेम्परेचर पर, या लिक्विड है? क्या है? गैस है ना। 3 के बाद फिर लिक्विड, ब्यूटेन लिक्विडफाई हो जाती है। ब्यूटेन जो होती है वो ल्यूकीफाई की जा सकती है, ल्यूकीफाई, लेकिन ब्यूटेन भी गैस भी होती है, गैसेस स्टेट में रहती है, ल्यूकीफाई की जा सकती है। रविकांत, ल्यूकीफाई की जाती है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, बाहर आके वो भी गैस हो जाती है। बोथ में नहीं होगी लुबना, बोथ नहीं होगी। ल्यूकीफाइड का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट की जाती है, होती नहीं लिक्विड में। सिलेंडर में है तब तक लिक्विड है, हाँ। इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन, which reaction is involved in the preparation of dichloro
कार्बिन, तो यहाँ पर आपको याद है अल्फा एलिमिनेशन, याद है मैंने पढ़ाया था अल्फा एलिमिनेशन। द टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड्स इन एसिटाइलिन, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। IUPAC नाम ऑफ द मिथाइल एन प्रोपाइल एसिटल्डिहाइड, मिथाइल एन प्रोपाइल और एसिटाइलिन, ये हो गया एसिटाइलिन। मिथाइल एन प्रोपाइल बताओ क्या होगा यहाँ पर, C3H7, तो यहाँ पर CH हो गया, तो नेम ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल, तो ये तो लंबी चेन हो जाएगी ना, एसिटाइलिन ब्यूटुआइन। अभी आंसर सी कहाँ देख लिया आपने, आंसर ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन ये है हैग्स 1 आइन, हैग्स 2 आइन, इन्हीं में से एक होगा। तो 3 4 5, रुक जाओ, ये हो गया आपका CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C3H7, 3 4 5 6, ब्यूट 2 आइन बता रहे हो, ब्यूट 2 आइन होगा, बताइए। एन प्रोपाइल एसिटाइलिन है, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एसिटाइलिन, तो ये हुआ। ब्यूट 2 आइन, नीचे ऑप्शन हेक्साइन में आना चाहिए, हेक्साइन में आना चाहिए आंसर, हेक्साइन में आना चाहिए, ये है हेक्साइन में आना चाहिए। देखो ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर यही तो है, ये 1 2 3 और आगे 3 6, हेक्साइन ही आएगा ना, सही तो बनाया स्ट्रक्चर। एलीन जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन है या क्यूमुलेटेड है, एलीन। क्यूमुलेटेड है, ठीक। चलिए 146 पे आइए, ईपीआर, ईपीआर परमानेंट नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, पैरामाउंट नहीं, एक ही बचा। एनएमआर, एनएमआर जब बोलते हैं तो पीएमआर भी बोलते हैं इसे, ये दूसरा है इसलिए बता रहा हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है।
मेन रेडिएशन सोर्स ऑफ द यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाइक्रोम वायर का प्रयोग करते हैं, मरकरी लैंप नहीं करते हैं, इंफ्रारेड में टंगस्टन लैंप नहीं करते हैं, नाइक्रोम वायर ही यूज करेंगे। चेक करो, नाइक्रोम वायर ही यूज करेंगे इसमें। ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ पा रहा है एग्जैक्ट, इसको आप चेक करिए, याद नहीं आ पा रहा है। नाइक्रोम वायर है इसमें, तो आंसर नाइक्रोम वायर दिया है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं नाइक्रोम वायर। पक्का है, चेक, आप इसे चेक कर लीजिएगा, मुझे इस पे डाउट लग रहा है थोड़ा सा। द रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 से 800, ये तो विजिबल रेडिएशन की ही रेंज लग रही मुझे। बताओ, 400 से 800, 750 होती है ना। पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल रेडिएशन ही है। विजिबल रेडिएशन है ना, 750 हम लोग यूज करते हैं, 450 750 विजिबल होती है। अल्ट्रावायलेट से शुरू होती है, विजिबल पे चली जाती है, यूवी विजिबल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए फटाक से। जी चलिए ठीक, लास्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। भाई वेपर्स किस में यूज की जाती हैं, मास में, ठीक, डन। चलिए ठीक है, कल नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इसकी पीडीएफ हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। 24, 25, 26 इन दिनों पर नो फोन नो मैसेज, ड्यूटी पर होंगे इसलिए।